नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है सेकेंडरी सेल। पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा था, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वह सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर लेता है, और उसके बाद में जब अपन सेल से लोड जोड़ते हैं तो वह उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें प्रदान करता है, यानी लोड को प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब सेकेंडरी सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, यानी रिवर्सिबल होती हैं। जब आप सेल को चार्ज करते हो, आवेशित करते हो, तो एक दिशा में रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, और जब आप सेल को डिस्चार्ज करोगे, यानी सेल से जब लोड जोड़ते हो, तो दूसरी दिशा में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोनों दिशाओं में रासायनिक अभिक्रियाएं होने के कारण ही इस सेल को अपन चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, और इसको अपन बार बार काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए अपन इसको सेकेंडरी सेल के नाम से जानते हैं। अब सेकेंडरी सेल के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करें तो सेकेंडरी सेल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका सीसा संचायक सेल, जिसको लेड एसिड सेल भी कहा जाता है, और ये एक अम्लीय सेल है। ठीक है ना। दूसरा आपका निकल आयरन सेल, और तीसरा सेल आपका निकल कैडमियम सेल। इनमें से पहला सेल आपका अम्लीय सेल होता है, बाकी दोनों सेल क्षारीय सेल होते हैं। ठीक है, अब इनमें से अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे तीनों सेलों के ऊपर। सबसे पहला सेल अपना सीसा संचायक सेल यानी लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल की कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, यानी उनके भागों के बारे में यदि अपन चर्चा करें, ठीक है ना, तो वैसे तो इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कंटेनर है ना। इसके अलावा आपका वेंट प्लग भी होता है, सेल कनेक्टर होता है, प्लेट कनेक्टर होता है, वेंट प्लग होते हैं, है ना। आधार शिलाएँ होती हैं जिसको बॉटम रब कहते हैं, है ना। सेपरेटर भी होते हैं जो प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं, है ना। इसके अलावा अपन यदि मुख्य भागों के बारे में बात करें तो इसके मेन 3 भाग होते हैं। जैसे एक तो आपका धनात्मक प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट, दूसरी होती है आपकी नेगेटिव प्लेट यानी ऋणात्मक प्लेट, तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये जो 3 भाग होते हैं इसके, इन तीनों भागों को हम सक्रिय भाग कहते हैं। तो लेड एसिड सेल के अंदर कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सेल का सक्रिय भाग होता है। ठीक है, उसमें से या तो आपको तीनों नाम दिए जा सकते हैं, और या फिर इन 3 में से कोई सा भी एक नाम दिया जा सकता है। तो ये तीनों ही इसके सक्रिय भाग होते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव प्लेट हो, चाहे नेगेटिव प्लेट हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट की। पॉजिटिव प्लेट इसके अंदर लेड पेरोक्साइड की बनाई जाती है, PbO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है, पॉजिटिव प्लेट का जो रंग होता है वो कैसा होगा, इसका रंग देखो गहरा भूरा चॉकलेटी। इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा चॉकलेटी होता है। ये रंग भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जब आपकी बैटरी पूरी चार्ज होती है, लेड एसिड बैटरी जब पूरी चार्ज होती है, उस समय पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है, तो आप कहोगे गहरा भूरा चॉकलेटी होता है। ठीक है, और ये लेड पेरोक्साइड की बनाई जाती है। नॉर्मली प्लेटें बनाने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, एक तो प्लांटे विधि होती है और एक फोरे विधि होती है। ठीक है, जिसमें प्लांटे प्रकार की प्लेटें और फोरे प्रकार की प्लेटें, इस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है। व्यावसायिक रूप से जो बैटरी बनाई जाती है, जो लेड एसिड सेल बनाया जाता है, उसके अंदर फोरे प्रकार की प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, फोरे प्रकार की, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो व्यावसायिक रूप से प्लेटों, इसमें सेल के अंदर फोरे प्रकार की प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा प्रकार हो गया आपका नेगेटिव प्लेट यानी ऋणात्मक प्लेट। नेगेटिव प्लेट जो स्पंजी लेड की बनाई जाती है, ये स्पंजी लेड की बनाई जाती है। लेड यानी सीसा, Pb इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये भी प्लांटे और फोरे 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से फोरे प्रकार की प्लेटें ही काम में ली जाती हैं सेल के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसके अंदर तनु गंधक के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी डाइल्यूट H2SO4, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो तनु गंधक का अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, और इसीलिए इसका जो अनुपात है पानी और अम्ल का अनुपात 3:1 होता है।
है ना। 3 भाग पानी और 1 भाग अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसका मिश्रण बनाने के लिए, पानी और अम्ल को आपस में मिलाने के लिए अपन अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं। अम्ल में यदि आप पानी डालोगे ना सीधा तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि यदि आप अम्ल में पानी डालोगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी। इसके अलावा जब आप अम्ल में पानी डालोगे तो अम्ल आपका छिटक कर आपके चेहरे के ऊपर गिर सकता है, आपके चेहरे को खराब कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसका मिश्रण बनाने के लिए कभी भी अम्ल में पानी नहीं डाला जाता है, बल्कि पानी में अम्ल डाला जाता है ना। पानी के अंदर आपको धीरे धीरे अम्ल डालना और उसको हिलाते रहना है पानी को, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसका मिश्रण तैयार करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इसका विद्युत वाहक बल। इसका विद्युत वाहक बल एक सेल का होता है आपका 2.2 वोल्ट। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है, ठीक है ना। ये तो इसकी बेसिक जानकारी है आपकी लेड एसिड सेल की, है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ विशेष बातों की। विशेष बातों में देखो मैंने आपको ये यहाँ पे नोट कर रखी है। सबसे पहली बात है देखो प्लेटों की संख्या। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें जो अपन काम में लेते हैं उसमें पॉजिटिव प्लेट की संख्या नेगेटिव प्लेट से कम होती है, यानी नेगेटिव प्लेट की संख्या 1 ज़्यादा रखी जाती है पॉजिटिव प्लेट की अपेक्षा। और इसका कारण क्या होगा? क्योंकि लेड एसिड सेल के अंदर जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो सबसे अधिक सक्रिय होती है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा भाग होता है इसका? पॉजिटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट को दोनों तरफ से पूरी तरह से काम में लेने के लिए नेगेटिव प्लेटों की संख्या 1 ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि पॉजिटिव प्लेट को अपन दोनों तरफ से काम में ले सकें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है देखो इसमें टॉपिंग अप। एक क्रिया होती है टॉपिंग अप की। तो देखो लेड एसिड सेल के अंदर आपकी जो प्लेटें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई रहनी चाहिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो प्लेटों के ऊपर कम से कम 10 से 15 mm होना चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो ऑप्शन में कई बार आपको 10 mm मिलेगा, कई बार 15 भी आ जाता है। तो ये लेवल कम से कम 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेवल यदि 10 से 15 mm से कम हो जाएगा या इसका लेवल प्लेटों से नीचे आ जाएगा तो फिर उस दौरान आपकी प्लेटें खराब हो सकती हैं। प्लेटों पे लेड सल्फेट बन जाएगा। जो प्लेटें आपकी इलेक्ट्रोलाइट में नहीं डूबी हुई हैं उसके अंदर लेड सल्फेट बन जाएगा। आपकी सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वो कार्य करना बंद भी कर सकता है सेल। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या सेल के अंदर अपन डिस्टिल वाटर डालते हैं। कौन से पानी का यूज़ करते हैं? आसुत जल, ठीक है ना। उसके अंदर आसुत जल डाला जाता है। तो आसुत जल डालने की जो क्रिया होती है सेल के अंदर, उस क्रिया को अपन कहते हैं टॉपिंग अप, ठीक है ना। उस क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? टॉपिंग अप के नाम से जानते हैं। और लेवल मैंने आपको बताया दिया, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल 10 से 15 mm होना चाहिए प्लेटों के ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखो अपन बात करते हैं लेड एसिड सेल की कार्य प्रणाली के बारे में, वर्किंग के बारे में। तो लेड एसिड सेल की कार्य प्रणाली को अपन 4 चरणों में बांटेंगे, ठीक है ना। 4 चरणों में। पहला चरण है इसका फॉर्मिंग। सबसे पहला चरण क्या होगा इसका? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? नई बैटरी के अंदर या नए सेल के अंदर पहली बार इलेक्ट्रोलाइट का डालना। पहली बार जब इलेक्ट्रोलाइट अपन भरते हैं सेल के अंदर या बैटरी के अंदर, उस क्रिया को अपन कहते हैं फॉर्मिंग, ठीक है। और ये कार्य आपका बैटरी विक्रेता के द्वारा कर दिया जाता है। ये कार्य कौन करता है? बैटरी विक्रेता करता है, जो बैटरी बेचता है वो करता है ये काम, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा चरण है इसका प्रथम आवेशन, यानी फर्स्ट चार्जिंग। तो प्रथम आवेशन का मतलब क्या हुआ कि लेड एसिड सेल या बैटरी को पहली बार चार्ज करना, ठीक है ना। जब पहली बार अपन बैटरी को चार्ज करते हैं उस दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट चार्जिंग के दौरान प्रथम आवेशन का मतलब क्या हुआ? बैटरी को चार्ज करना, यानी बैटरी को आवेश देना, है ना। बैटरी को सप्लाई से जोड़ना, उसको अपन कहते हैं आवेशन, चार्जिंग। तो उस दौरान देखो क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो बन जाती है लेड पेरोक्साइड की, PbO2 की। नेगेटिव प्लेट बन जाएगी आपकी स्पंजी लेड की, ठीक है। और साथ में पानी बनता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, आपका H2SO4 बनता है। चार्जिंग के दौरान क्या बनेगा?
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनने से इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होने से उसका अपेक्षिक घनत्व अधिक हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा उसका? अधिक। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रथम आवेशन में पॉजिटिव प्लेट लेड प्रोक्साइड की, नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड की, और आपका इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा, उसका अपेक्षिक घनत्व अधिक हो जाएगा। और जब आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है उस समय इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.28 के आसपास हो जाता है। कई बार 1.3 भी अपन इसको लिख सकते हैं, या 1.28 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरा जो चरण है इसका, वो है आपका निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? सेल या बैटरी से लोड जोड़ना, यानी उससे सप्लाई लेना, है ना, उस क्रिया को अपन कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो जब सेल या बैटरी को अपन लोड से जोड़ते हैं तो वो हमें सप्लाई देती है, और उस दौरान इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। देखो तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग के दौरान आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की प्लेटें किसकी बन जाती हैं? लेड सल्फेट की, यानी PbSO4 की बन जाती हैं। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और कंफ्यूज करने के लिए आपसे यही पूछते हैं एग्जाम में कि डिस्चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट किसकी बन जाती है? एक प्लेट के बारे में पूछा जाता है, दोनों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो चाहे आपकी नेगेटिव प्लेट हो चाहे पॉजिटिव प्लेट हो, किसी के बारे में पूछा जाए तो दोनों ही प्लेटें आपकी लेड सल्फेट की बन जाती हैं। ठीक है ना। और साथ में पानी बनता है, और वह पानी इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है और उसका अपेक्षिक घनत्व कम हो जाएगा, और उसका अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके अपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं या किस लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो चौथा चरण जो है इसका, वो है पुनः आवेशन या रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग की जो क्रिया है वो आपकी प्रथम आवेशन के समान ही है। यहाँ पर तो अपन बैटरी को पहली बार चार्ज करते हैं तो इसका अपन ने नाम दे दिया फर्स्ट चार्जिंग, लेकिन यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद में इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये नाम हो गया आपका रिचार्जिंग। तो बैटरी के अंदर आपकी डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग ये दोनों क्रियाएं तो लगातार चलती रहती हैं बाद में भी, जब तक बैटरी की आयु खत्म नहीं होती तब तक ये लास्ट वाली दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन पहली जो 2 क्रियाएं हैं, पहले जो 2 चरण हैं वो केवल एक बार ही होते हैं। फॉर्मिंग का मतलब पहली बार इलेक्ट्रोलाइट का डालना, तो पहली बार तो अपन एक ही बार डालेंगे ना बैटरी के अंदर। और दूसरा चरण आपका प्रथम आवेशन, तो ये क्रिया भी एक ही बार होगी। उसके बाद में जब आप बैटरी को चार्ज करोगे उसको तो अपन कहेंगे रिचार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, और रिचार्जिंग की जो क्रिया है वो आपकी प्रथम आवेशन यानी फर्स्ट चार्जिंग के समान ही होती है। ठीक है। इसके अंदर आपके वही आपका पॉजिटिव प्लेट इसमें आपकी लेड प्रोक्साइड की, नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड की, और अपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब अपन बात करते हैं लेड एसिड सेल के दोष के बारे में। अभी तक हमने लेड एसिड सेल की बनावट के बारे में पढ़ लिया है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करते हैं दोष के बारे में। तो लेड एसिड सेल में 4-5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है देखो लघु पथन दोष यानी शॉर्ट सर्किट दोष। तो शॉर्ट सर्किट दोष का मतलब क्या होता है? जब सेल की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें आपस में टच हो जाएं, ठीक है ना, उसको अपन कहेंगे शॉर्ट सर्किट दोष। और ये टच कैसे हो सकती हैं? या तो दोनों के बीच में जो सेपरेटर आपने प्रयोग किया है वो सेपरेटर यदि दोषपूर्ण हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण से प्लेटें आपस में टच हो सकती हैं। या फिर प्लेटें मुड़ जाएं, यदि प्लेटें मुड़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी प्लेटें आपस में शॉर्ट हो सकती हैं। तो उसको अपन कहते हैं शॉर्ट सर्किट दोष, है ना। और शॉर्ट सर्किट दोष जब पैदा हो जाता है सेल या बैटरी के अंदर, तो जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो बैटरी को, यानी बैटरी को आप जब काम में लेते हो ना, तो उसके वोल्टेज अचानक से कम हो जाते हैं, वोल्टेज अचानक से कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब बैटरी में शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो गया है। जब आप बैटरी को चार्ज करोगे, ठीक है ना, जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो उसका इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट जल्दी ही गर्म हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी में शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो गया है, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट दोष पैदा नहीं हो इसके लिए हमें बैटरी को निर्धारित दर पे ही आवेशित और निरावेशित करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट आपका तलछट का जमना यानी सेडिमेंटेशन।
दूसरा दोष कौन सा इसका, सेडिमेंटेशन। तो देखो जब बैटरी के अंदर अपन जब बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों ही क्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आपका जो प्लेटें आपने प्रयोग में ले रखी हैं उन प्लेटों से कुछ अशुद्धियां झड़ के नीचे पैंदे में इकट्ठी हो जाती हैं, और उन अशुद्धियों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, लेड की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वो जो तलछट का जमना यानी सेडिमेंटेशन दोष जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो लेड का सेल के पैंदे में इकट्ठा होने के कारण ये दोष पैदा होता है, और इस दोष के कारण से आपकी प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, ठीक है ना, आपकी प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। तो इस दोष को अपन दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब तक ये दोष बढ़ता है तब तक सेल की आयु पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा दोष है देखो बकलिंग। बकलिंग का मतलब क्या होता है, बकलिंग का मतलब है प्लेटों का ऐंठना। प्लेटें ऐंठ जाती हैं, और प्लेटें जब ऐंठ जाती हैं तो फिर आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो फिर आपका शॉर्ट सर्किट दोष और लघु या आपका बकलिंग दोष दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है ना। बकलिंग दोष पैदा होने के कारण ही आपका शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो सकता है, ठीक है ना। अब बकलिंग दोष पैदा नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बैटरी को निर्धारित रेट पे चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। उससे ज़्यादा करंट पे न तो चार्ज करना चाहिए बैटरी को, और न ही डिस्चार्ज करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो कोरोजन। कोरोजन दोष में क्या होगा, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनलों के ऊपर लेड ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। कई बार सफ़ेद परत जमती है वो लेड ऑक्साइड की होती है, और कई बार नीली परत जमती है वो कॉपर ऑक्साइड की एक परत होती है। तो कॉपर या लेड हवा के संपर्क में और जब नमी के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे लेड या कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, और इसी को अपन कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन दोष पैदा होने का मतलब वहाँ पे लेड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड की हल्की परत का जमना, जिसके कारण टर्मिनल की चालकता कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। इस दोष को दूर करने के लिए अपन एक उपाय करते हैं, टर्मिनलों को गर्म पानी से भीगे हुए कपड़े से साफ करके और टर्मिनल के ऊपर पेट्रोलियम जेली का लेप कर दिया जाता है। किसका लेप करते हैं, पेट्रोलियम जेली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम जेली का लेप वहाँ पे कर दिया जाता है, हल्की परत वहाँ पे लगा दी जाती है। उसके बाद में देखो सल्फेशन दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष है, इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फेशन दोष का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्जिंग के दौरान सेल के अंदर दोनों ही प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब आप सेल या बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रख देते हो, चार्ज नहीं करते हो समय पर, उस समय दोनों प्लेटों का जो लेड सल्फेट है वो सूख जाएगा, और सूख के वो कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और उसके बाद में जब अपन बैटरी को दोबारा से चार्ज करते हैं तो बैटरी दोबारा चार्ज नहीं हो पाती है, और इस दोष को अपन कहते हैं सल्फेशन दोष, या इसका एक अन्य नाम भी होता है सल्फानेशन। कई बार इसको सल्फानेशन भी कह देते हैं, या सल्फेशन भी इसको कहा जाता है। तो लेड सल्फेट का कड़ा या कठोर हो जाना, ये दोष कहलाता है आपका सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष नहीं हो, ये पैदा ही नहीं हो, इसके लिए तो क्या करना जरूरी है, बैटरी को समय समय पर चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना जरूरी है, यानी सप्ताह में कम से कम एक बार चार्ज और डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो आपका सल्फेशन दोष पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। और यदि सल्फेशन दोष पैदा हो भी जाए तो उसको दूर करने के लिए एक उपाय होता है, बैटरी को कम रेट पर, कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है ना, उससे सल्फेशन दोष दूर हो जाएगा। और बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज करने की जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। उसको किस नाम से जाना जाता है, ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखो ट्रिकल चार्जिंग के ऊपर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो देखो ट्रिकल चार्जिंग क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और अभी प्री एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना, कि ट्रिकल चार्जिंग क्यों की जाती है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, ठीक है ना, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, एक बैटरी की आयु बढ़ाने के लिए, बैटरी की आयु बढ़ाने के लिए भी ट्रिकल चार्जिंग की जाती है, यानी उसको कम रेट पे लंबे समय तक चार्ज किया जाता है बैटरी को, उसको, है ना। तो ये दो कारण से अपन ट्रिकल चार्जिंग इसके अंदर करते हैं। तो ये तो हो गए दोष की बात, ठीक है ना, 5 प्रकार के दोष मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में देखो बैटरी का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस।
लेड एसिड बैटरी या सेल को प्रयोग में लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखो, पहली सावधानी है चार्जिंग रेट, यानी बैटरी को जब अपन चार्ज करते हैं तो चार्जिंग करंट का जो मान है वो AH रेटिंग के 10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो बैटरी की कैपेसिटी को एम्पियर आवर में दर्शाया जाता है, मान लो कोई बैटरी 150 AH की है, ठीक है ना, तो उसके चार्जिंग करंट का मान 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे ना बात समझ में। उसके बाद में देखो, दूसरा पॉइंट है डिस्चार्जिंग रेट 25 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी बैटरी को जब आप डिस्चार्ज करोगे, ठीक है ना, तो डिस्चार्जिंग करंट का मान 25 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, वीकली चार्ज करना, यानी सप्ताह में बैटरी को कम से कम एक बार चार्ज और डिस्चार्ज करना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया भी था, नहीं तो सल्फेशन दोष पैदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व कम होके यदि 1.18 हो जाता है, जब आप डिस्चार्ज करोगे तो आपेक्षिक घनत्व कम होता है ना, तो कम होके यदि 1.18 हो जाएगा तो फिर बैटरी को काम में लेना बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। यदि बैटरी का